हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर जिसे आप सभी क्वाड ग्रुपिंग कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसका ओरिजिन एस्टैब्लिशमेंट किस लिए हुआ, किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ, और इंडिया खासकर जो कि इसका मेंबर है तो कितना सिग्निफिकेंट हमारे लिए क्वाड है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड जिसे हम कहते हैं वो दरअसल एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, यानी कि ये किसी भी ग्लोबल ट्रीटी या फिर अलायंस की तरह नहीं है। ये बस एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहां पर ये चारों कंट्रीज, खासकर यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों कंट्रीज जो है वो मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ मंथन करती हैं, डिस्कशंस करती हैं। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्क्वाड का? टू वर्क फॉर अ फ्री, ओपन एंड अ प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमेरिका है और ये यहाँ पर जापान, इंडिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जितना भी इंडियन ओशन का रीजन है और ये सभी जो आप देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन का रीजन है, तो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री और ओपनली जो है प्रॉस्पेरिटी वहां पर बढ़े, किसी की डोमिनेंस वहां पर ना हो। इस तरीके के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जो है ये चारों कंट्रीज ने इस क्वाड ग्रुपिंग को बनाया हुआ था। दरअसल इनडायरेक्टली वो चाइना के राइजिंग पावर को टैकल करना चाहते थे। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर बस इतना जानिएगा कि क्वाड जो है वो एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। ये किसी भी तरीके का मिलिट्री पैक्ट या फिर डील या फिर इस तरीके का एक टैक्टिकल अलायंस हम नहीं कहेंगे। तो क्यों क्वाड? क्वाड की सोच किस लिए आई? अभी हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स तो देखे, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मेन रीजन तो जरूर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सा रीजन जो था वो नो डाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडिया एज वेल एज पैसिफिक रीजन, जिसे हम इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल कंट्रोवर्सी चाइना की है, खासकर साउथ चाइना सी में, जिसे 9 डैश लाइन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरअसल चाइना इस पूरे रीजन को खुद का क्लेम करता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे जो कंट्रीज है, फिलीपाइंस, ब्रूनी, मलेशिया, वो भी कहते हैं कि दरअसल जो कि हम भी उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उस रीजन के साथ, साउथ चाइना सी में, तो वहां पर हमारा भी हक है। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक कॉन्सेप्ट है, हम उनके बारे में फिर कभी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो 9 डैश लाइन के तहत भी साउथ चाइना सी में चाइना अपना डोमिनेशन रख रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज जो इंडियन ओशन रीजन में हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिबौती, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर चाइना ने अपने सबसे पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस जो एस्टेब्लिश किया हुआ था, और वहां पर रैपिडली अपने वॉरशिप्स के इस्तेमाल से वहां पर वो खुद के बेस को बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर भी इंडिया के लिए जाहिर सी बात थी कि एक ग्रोइंग थ्रेट चाइना का यहाँ पर था। और नो डाउट चाइना जो कि इंडो और पैसिफिक रीजन में डोमिनेट कर रहा था, तो यूएस कहीं ना कहीं यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी उसे टैकल करना चाहते थे। और खासकर मलक्का स्ट्रेट में भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन मलेशिया, यहाँ पर भी मलक्का स्ट्रेट के आसपास भी वो सब सरफेस एक्टिविटीज उसके बहुत ही सस्पिशियस चाइना के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए रीजनल कंट्रीज जो इंडिया और जापान है वो कहीं ना कहीं चाइनीज एम्बिशन को टैकल करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर चाइना सभी को पता है कि एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, वो बहुत बुरी तरीके से अग्रेसिवली आगे जाता है। तो इसका टाइमलाइन थोड़ा बहुत हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इसका आइडिया कहां पर आया। तो 2004 में दो इंपॉर्टेंट सी चीजें जो हुई थी, एक तो मलाबार एक्सरसाइज जो हम कंटिन्यूअसली अभी भी कर रहे हैं, हमारी नेवीज के साथ होता है, तो वहां पर मलाबार एक्सरसाइज चल रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2004 में अगर आपको याद हो तो सुनामी आया हुआ था, बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वहां पर नेबरिंग कंट्रीज में, खासकर इंडो पैसिफिक के रीजन में, इंडिया जो है वो रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन कर रहा था। तो उस इंडिया के रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन को मदद करने के लिए अगेन यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी खुद को ज्वाइन किया हुआ था, और बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस वहां पर हुए थे। तो ऑन साइडलाइंस ऑफ दिस आइडिया चल ही रहा था कि हम चारों मिलकर कुछ ना कुछ बड़ा इस रीजन में कर सकते हैं। तो 2007 में उस वक्त के जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे साहब, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, तो 2007 में उन्होंने पहली बार क्वाड का आइडिया दिया हुआ था कि हम चारों मिलकर इस इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी तरीके से 2010 में जो है ऑस्ट्रेलिया ने खुद को विड्रू किया हुआ था इस फोरम से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चाइना का पॉलिटिकल प्रेशर उन पर आ रहा था। लेकिन वापस से फिर से ऑस्ट्रेलिया और यूएस के नेवीज ने अलग अलग एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए थे, तो उनसे फिर से प्रेरणा लेकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर से उसे रिज्वाइन किया हुआ था। और 2012 में शिंजो आबे साहब ने, जो कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाया और एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये चारों रीजन कनेक्ट करते हैं
और इंडो पैसिफिक रीजन में ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो एशिया का एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड हम बना सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के साथ जो है मिलकर हम कर सकते हैं, जो कि सेफ गार्ड करेगा हमारे मैरीटाइम कॉमन्स को, और खासकर इंडियन ओशन से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक तक। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए खासकर इस एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के आइडिया को लाया गया था। और उसी के चलते हुए 2017 में फुल फ्लेज्ड हमें पहली बार एक स्ट्रॉन्ग जो है एक पॉलिटिकल विल भी देखने को मिलती है कि नहीं, एक लॉन्ग पेंडिंग जो क्वाड जिसकी कोएलिशन की जो हम बात करते थे, जिस इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म की हम बात करते थे, उसे लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चाइना बहुत ही अग्रेसिव हो रहा था वहां पर। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान चारों ने मिलकर एक कंक्रीट डिसीजन लिया हुआ था कि लॉन्ग पेंडिंग क्वाड का कोएलिशन जो है वो हम नए स्ट्रेटजी के साथ जो है हम लॉन्च करेंगे। और उसी तरीके से 2017 में हमें फुल फ्लेज्ड चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रखने के लिए हमने क्वाड ग्रुपिंग रखा हुआ था। और चाइना बहुत ही से नाराज था, और चाइना तो यहां तक क्वाड को कहता है कि ये एशिया का नाटो है। नाटो ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी इस पर भी वीडियो किया हुआ है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। तो चाइना का कहना यह है कि क्वाड जो है वो एशिया का नाटो है। और चंद ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हमें बात करने हैं, जिन पर क्वाड बना हुआ है। ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिकली तो एक ही इंपॉर्टेंट सी चीज है यहाँ पर कि चाइना को टैकल करें, लेकिन फिर भी कीपिंग स्ट्रेटेजिक सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री ऑफ एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर भी चाइना को ही निशाना बना रहे थे, क्योंकि ज्यादातर मिलिट्री सरफेस, सब सरफेस ऑपरेशन एक्टिविटीज, सस्पिशियस एक्टिविटीज चाइना ही वहां पर कर रहा था। तो इंडिया और पैसिफिक के रीजन में पूरे जो सी रूट्स है, मैरीटाइम रूट्स, वो फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस हो, टू सिक्योर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। तो पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे फॉलो करें, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन ना करें। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स ये सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज है। ऑफ कोर्स यूएसए की जो जब हम बात करते हैं, यूएस, जापान, ये तो एडवांस्ड कंट्रीज भी हैं, तो यहाँ से हमें ट्रेडिंग इकोनॉमिक इन्फ्लक्स भी अच्छा होगा और नेविगेशन भी जो है वो फ्रीली हो सकता है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस कई इंपॉर्टेंट से कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज भी चलते हैं, जहां पर व्यूज ये चारों कंट्रीज एक्सचेंज करते हैं खुद के बीच, जैसे कि क्रिटिकल इश्यूज सच एज कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, और हाल ही में भी पैंडेमिक में भी बहुत ही जबरदस्त सा योगदान दिया हुआ था इन क्वाड कंट्रीज ने। और समिट्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही रेगुलर पहले हुआ करते थे, लेकिन 2019 के बाद से क्वाड रेगुलर कॉन्वर्सेशन में रहा है एट फॉरेन मिनिस्टर लेवल्स। तो ये चारों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स जो वो कंटिन्यूअसली 2019 से मिलते ही रहे हैं समिट्स में। और इस साल 2021 में, पिछले साल 2021 में इसे लीडर लेवल भी किया गया था, यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट जो है रिस्पेक्टिव कंट्रीज के, वो मिलना उन्होंने शुरू किया हुआ था। और फर्स्ट इन पर्सन समिट जो हाल ही में ही 2021 सितंबर 24 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये चारों जो अपने अपने कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्वाड कंट्रीज के, वो वहां पर मिले हुए थे। चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस वहां पर हुए थे। और इसके बाद से रेगुलरली हर साल ये क्वाड के समिट्स रखने की बात उन्होंने की हुई थी। और ये रिपोर्ट्स के अनुसार हमें ये भी पता चला है कि जापान उसे नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा, यानी कि 2022, इंडिया जो है वो 2023, और ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट दैट इन 2024। तो सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का इंडिया के लिए खासकर, क्योंकि इंडिया जो ज्यादातर इस तरीके के रीजनल ग्रुपिंग्स वगैरह में हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। अगर इंडिया कहीं पर जा रहा है इस तरीके के ग्रुपिंग्स में, तो बहुत ही क्रूशियल और इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहली चीज, टैकलिंग रेजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। अलग अलग स्ट्रैटेजीज के इस्तेमाल से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ऐसे अलग अलग कई स्ट्रैटेजीज चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत से वो इंडिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि क्वाड के पीछे भी इंडिया की बहुत ही दूर की सोच है, क्योंकि वो चाइना के रेजिंग इन्फ्लुएंस को टैकल कर सकता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नो डाउट मैरीटाइम सबसे बड़ा एक ऐसा डोमेन है इंडो पैसिफिक रीजन में जो गेम चेंजर हो सकता है। तो इन क्वाड के साथ मिलकर इंडिया चंद ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि आसपास के रीजन में नो डाउट वो एक बिग ब्रदर भी बनकर रह सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी इंडिया का बढ़ जाएगा। एंड चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लक्स ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज हैं। तो इन सभी के साथ मिलकर इन मैरीटाइम रूट्स का इस्तेमाल करके फ्री नेविगेशन प्रोवाइड करके ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लक्स भी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया। तो इंडिया के लिए बहुत ही प्लस पोजीशन है यहाँ पर।
और सिमिलरली चंद ऐसे इश्यूज जो क्वाड से रिलेटेड है जिन्हें क्वाड के बारे में क्वाड को इसके बारे में सोचना होगा। सबसे पहला, उनका विजन अनडिफाइंड है, कोई भी एक स्पेसिफिक विजन मिशन मोटो उनके पास नहीं है। तो सबसे पहली चीज उन्हें यही लाना पड़ेगा। ये एक इनफॉर्मल समिट है, मैरीटाइम डोमिनेटेड, तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं, नो डाउट मैरीटाइम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन लैंड भी अगर हो तो अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वाड के बारे में हम देखते हैं तो सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन्स ही है, हमें इससे भी और आगे बढ़ना है। नो ट्रीटी अलायंस सिस्टम, जैसे कि अभी हम पहले से भी बात कर रहे थे कि ये कोई मिलिट्री डिफेंस पैक्ट वगैरह जैसा नहीं है जैसा हम नाटो की बात करते हैं, ये बस एक इनफॉर्मल समिट की तरह काम करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यू फ्रेंडशिप। हम इतिहास को अगर उठाकर देखेंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे, वो बस सिंस कपल ऑफ इयर्स बैक से ही इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं। तो ये न्यू फ्रेंडशिप कितनी अच्छी आगे तक जाएगी इसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि रशिया के साथ भी इंडिया बहुत ही क्लोजली मूव होता है। तो यहां पर रशिया और यूएसए के बीच इंडिया किस तरीके से टाइट वॉक रोप करेगा ये रुककर देखना हमें जरूर पड़ेगा। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं, नो डाउट क्वाड विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, जैसा कि बिल्कुल कहा जयशंकर जी ने रिसेंट समिट्स में कि नाटो जो है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हुआ है, द नेक्स्ट बिग थिंग टू कम इन द वर्ल्ड वुड बी नो डाउट क्वाड। तो डिस्कस करें, डिबेट करें कि कौन से लूप होल्स हैं, किन्हें किन्हें हमें फुलफिल करना है, तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर विजन, मिशन और मोटो रखने की कोशिश करें, और नॉट जस्ट दैट, क्वाड को एक्सपैंड भी करने की कोशिश करें, सिर्फ 4 कंट्रीज नहीं, जो कोई भी इंपॉर्टेंट से कंट्रीज आसपास आप देख सकते हैं, मलेशिया, ये वो बाकी के भी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जो चाइना से थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी स्क्वाड का ग्रुपिंग का मेंबर बन सकते हैं। एंड नीड फॉर अ फुल फ्लेज्ड मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, तो अलग अलग कंट्रीज जो कि अभी 4 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, तो इन सभी के पास इंडिविजुअल मैरीटाइम डॉक्ट्रिन्स का आना जरूरी है, और इन चारों के मिलाकर सेपरेटली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी एक फुल फ्लेज्ड मैरीटाइम डॉक्ट्रिन का बनाना भी बहुत ही जरूरी है। सो ये थी चंद बातें जो आपको क्वाड के बारे में जाननी थी। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड ग्रुपिंग, तो यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, लेकिन रशिया वहां पर नहीं है। रशिया इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि रशिया की जगह वहां पर जापान है। मिलिटरी एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द क्वाड मेंबर्स, तो इक्वेरियन, इंदिरा, मलाबार या हैंड इन हैंड। ऑफ कोर्स ये क्वाड का स्पार्क भी मलाबार से ही आया था, द करेक्ट आंसर इज मलाबार एक्सरसाइज। 9 डैश लाइन एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये 9 डैश लाइन की स्ट्रेटजी? चाइना, जापान, इंडिया या रशिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स चाइना। जहां पर आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूटेड वाटर के बाउंड्रीज हैं, उस पर क्लेम जो है वो करता है चाइना थ्रू दिस 9 डैश लाइन। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी किससे एसोसिएटेड है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान या चाइना? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज चाइना। वो कहीं ना कहीं देखो इंडिया को इस तरीके से एनसर्कल करने की कोशिश करता है, अलग अलग श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इस तरीके से इंडिया को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल थियरी। एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव भी लेकर आगे बढ़ रहा है। नेकलेस ऑफ द डायमंड स्ट्रैटेजी किससे एसोसिएटेड है? पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, श्रीलंका? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इंडिया। अभी जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल थ्योरी, उसे टैकल करने के लिए इंडिया भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर चाइना इंडिया को इस तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया चाइना को पूरी तरीके से मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इस तरीके से सेशेल्स, ओमान और चाहबार पोर्ट से चाइना को कवर करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज नेकलेस ऑफ द डायमंड स्ट्रैटेजी। आइडिया ऑफ द क्वाड वाज फर्स्ट मोटेड बाय, सबसे पहली बार कब दिया गया था क्वाड का आइडिया? किसने दिया हुआ था? शिंजो आबे, डिक चेनी, मनमोहन सिंह या जॉन होवार्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट वाज शिंजो आबे 2007। कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड सबसे पहली बार जिसने दिया हुआ था वो कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑफ कोर्स इट इज आल्सो ए शिंजो आबे, 2012 में उन्होंने दिया हुआ था। Where was the Quad Summit 2021 held? तो लीडर लेवल पर जो सबसे पहली बार हुआ था क्वाड समिट 2021 कहां पर हुआ था? इंडिया, यूएसए, जापान या ऑस्ट्रेलिया? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। क्वाड समिट 2023 कहां पर एक्सपेक्टेड है या फिर कौन होस्ट करेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया, यूएसए, जापान या ऑस्ट्रेलिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इंडिया। 2021 जापान ने तो इंडिया, यूएसए ने तो किया हुआ था, जापान 2022 इस साल करेगा, इंडिया अगले साल करेगा और ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट दैट लीडर लेवल समिट इन 2024।
और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को क्योंकि रिसेंट टाइम्स में बहुत ही चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिले। शिंजो आबे, फुमियो किशिदा, योशिहिको नोडा और योशिहिदे सुगा। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली फुमियो किशिदा इज एक्चुअली द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो ये चंद प्रोबेबल रिव्यू क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो बिफोर लिविंग दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड। एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.